नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। UPSSC की तरफ से कराई गई पेट एग्ज़ाम जो 28 अक्टूबर 2023 को सेकेंड मीटिंग में हुई थी, आज हम लोग उसी एग्ज़ाम के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक ये हिंदी में दिया हुआ गद्यांश है और इन्हीं गद्यांश से संबंधित कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं जिनका सही उत्तर देना है। तो यहाँ पर यह गद्यांश दिया हुआ है बाएं तरफ और यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। तो आइए हम लोग प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले, या जो युद्ध में शत्रु को पीठ दिखाकर भाग जाए, या जो पड़ोसी के ललकारने पर घर के अंदर छिप जाए, या जो मेहनत करने से पीछे न हटे। तो इन चारों में गद्यांश के अनुसार जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले, उसी को गद्यांश में कायर माना गया है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? ऑप्शन ए, जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं, या ऑप्शन बी, जो परिश्रमशील होते हैं और सफल हो जाते हैं, सी, जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, डी, जिनको पहले से पता होता है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है और वे सफल होने वाले नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं, उन्हीं को लोग भाग्य को दोष देते हैं। अगला है सवाल 3 नंबर, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो जो परिश्रम शब्द है यह संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा। आगे देखते हैं, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? हम पूरी तरह से मेहनत करते हैं, हम सफल हो जाते हैं, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं, संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम करने के कारण सफलता पा लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं, सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? ऑप्शन इस प्रकार है, जो भाग्य की अकेली चाबी से सफलता के ताले को खोलने का प्रयास करते हैं, या जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिमसिम वाली गुफा का द्वार कब खुलता है, या जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं, जो देव देव पुकार कर सफलता के ताले को खोलने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर ये DI का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसे मैं यहाँ पर सीधा आंसर दे दूँगा, आप लोग इसको हल कर सकते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे ये एक चार्ट दिया हुआ है, राकेश, चमन, अक्षय, रमेश, महेश, और यहाँ पर 6 नंबर का सवाल दिया हुआ है कि स्नेहा कैलाश से 2 गुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो यहाँ पे स्नेहा दिया है कि कैलाश से 2 गुनी कुशल है, यानी कि यदि कैलाश कोई काम 10 दिनों में कर रहा है तो स्नेहा उसको 5 दिनों में ही कर लेगी, क्योंकि यह 2 गुनी कुशल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी।
इसको हल करेंगे तो ये 20 दिन आ जाएगा। आगे देखते हैं, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। तो इन सभी को कार्य करने में जो पूरा समय लगेगा वो होगा 80 और 29 दिन। तो इसका जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है। चमन और रमेश, राकेश और अक्षय, अक्षय और रमेश, चमन और अक्षय। तो चमन और रमेश यही न्यूनतम समय लेते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 15 दिनों में। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में काम पूरा कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3000 का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? रुपया 600 है या रुपया 500 है या 700 है या 750 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 750 रुपया हो जाएगा। तो ये 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 से 15 नंबर के सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर भी डीआई का एक सवाल दिया हुआ है जो बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। इनमें कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर यह क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? 11 नंबर क्वेश्चन, यदि वर्ष 2018 और 21 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 21 में खाड़ी में कुल भारतीय 4400 हैं तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। तो इनमें जो कुल लोगों का पता होगा या इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1680। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या इतना है 2340 है और वर्ष 2018 और 19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है तो वर्ष 2018 और 19 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो 2018 और 19 में मिलाकर खाड़ी में कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1200 अच्छा 12 का राइट आंसर हो जाएगा 20,800। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर, यदि 2018 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2, 3, 3, 4, 5 है तो 2018 से 22 तक के सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात कितना होगा। तो इनमें जो कुल भारतीयों का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये 23, 27, 21, 22, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर के सवाल चलते हैं। यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोग बराबर है तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो अनुपात होगा 14 नंबर का ये हो जाएगा 1:5 हो जाएगा। आगे देखते हैं 15वां नंबर, यदि 2020 में कुल व्यक्ति 21 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5775 है तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितना प्रतिशत अधिक है। हालांकि सवाल तो बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2.5% हो जाएगा। 16 नंबर पर चलते हैं। 16 से 20 तक भी डाटा दिया हुआ है। 16 नंबर का सवाल है, यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसका जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो होगा 800 रुपया। आगे देखते हैं, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे, 2 पैंट और 1 किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या होगा। तो इसका अनुमानित औसत लाभ जो है कि हो जाएगा आपका 47 रुपया 75 पैसा। आगे देखते हैं, स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पेन खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो दुकानदार का अनुमानित जो कुल लाभ होगा वो हो जाएगा 65.9। आगे देखते हैं, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका जो चश्मे का जो मूल्य है वो पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग 56.5% अधिक हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी।
इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है? तो इनका जो छूट प्रतिशत का अनुपात है वो 91.57 हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 से 25 तक देखते हैं 21 नंबर का सवाल, किस वर्ष उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2020-21 हो जाएगा। 22 का सवाल देखते हैं, 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019 और 20 से 2020 और 21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या होगा? तो इसका 2021 और 22 का जो अनुमानित लाभ होगा वो हो जाएगा 212.225 करोड़। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 23, यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पाद के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020-21 में दोगुना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक होगा? तो सर्वाधिक जो लाभ होगा वो 2019 से 20 के दौरान हो जाएगा। आगे 24 नंबर, दिए गए वर्षों में उत्पाद यश का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है? तो सर्वाधिक सबसे कम जो है कि इसमें 2020 से 21 के बीच में है। आगे देखते हैं, यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों में पी क्यू आर और यश की बिक्री अनुपात 2:5:1:2 है तो यश का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत होगा? तो ये हो जाएगा 38%, 38.33%। इसका ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, रिचर्ड बेलेजली के द्वारा, या वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, या जोनाथन डंकन के द्वारा? तो कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में रिचर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए, स्वतंत्र भारत की बात पूछ रहा है तो स्वतंत्र भारत में जो है कि रोपड़ की खुदाई 1950 के आसपास की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में रोपड़, और ये बीबी लाल के नेतृत्व में यह खुदाई की गई थी। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? भारवी, भास, हरिशेर या बाणभट्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हरिशेर। आगे देखते हैं 29 नंबर, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तुर्की राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश या लोधी राजवंश? तो इसका भी सही ऑप्शन सी हो जाएगा, सैयद राजवंश हो जाएगा। 30 नंबर का सवाल देखते हैं, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? पटना बिहार, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, वल्लभी गुजरात? जी हाँ, वल्लभी गुजरात में ही है इस समय, जो कि यह स्थान वल्लभी गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। बारडोली में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी ने नोआखली के आंदोलन यात्रा की। बारडोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? इसको मिलान करना, एक तरफ दिया है वर्ष। दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की। तीसरा, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया। अब गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया ये तो कहीं इतिहास में लिखा नहीं है। आगे देखते हैं, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल। तो यहाँ से 2-3 ऑप्शन से आप ढूंढ सकते हैं कि इसका कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन पर देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ से एक बार देख लेते हैं, 31 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी पर लगा दीजिए। पहले का डी होगा और दूसरे का सी, दूसरे का सी, पहले का डी। यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का सी, दूसरे का
दूसरे का सी, पहले का डी। अहमदाबाद में मील मजदूर आंदोलन, पहले का। एक मिनट, पहले का डी, दूसरे का सी, पहले का डी। तो पहला जो बारडोली किसान आंदोलन, पहले का डी, ऐसे मिलान कर लीजिए। पहले का डी और दूसरे का सी। अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो यह मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में हुआ था। मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। और फिर एक ही बचा, तो इसी समय महात्मा गांधी लंगोटी पहने होंगे, यानी कि 1921 से इन्होंने लंगोटी पहनना शुरू कर दिया। चलिए, ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। लंगोटी कब पहने, चड्ढी कब पहने, गंजी कब पहने। वाह भाई वाह, यूपी SSC वालों को भी मानना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी? जी हाँ, तो इस समय असहयोग आंदोलन हुआ था, उसी समय जो है गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें कुल 6 साल की सज़ा तो सुनाई गई थी, लेकिन बीच में बूढ़ों का तबीयत खराब हो गया और इन्हें सज़ा के पहले ही रिहा कर दिया गया। आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा अधिनियम था। तो लंबा होने के कारण ही इसे ब्रिटिश अधिनियम के नाम से भी जाना गया और ये इतना अधिक लंबा था कि इसको 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित कर दिया गया। तो पहला अधिनियम तो 1935 था, भारत सरकार का अधिनियम 1935, और जो दूसरा था वो बर्मा सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। 34 में आते हैं। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो आंध्र प्रदेश में जो डेल्टाई आंध्र स्वदेशी आंदोलन हुआ था, वहाँ पर उसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। आगे देखते हैं। 35 नंबर के सवाल से चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? भूरा या ब्राउन कोयला? तो एंथ्रेसाइट को जी नहीं, लिग्नाइट को हाँ बिल्कुल, लिग्नाइट को ही कहा जाता है। कोक और सब बिटुमिनस, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। जैसे तमिलनाडु में नवेली, ये लिग्नाइट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती? तो मिट्टी के कण और चट्टानों के दरार होते हैं, उन दरारों में पानी भरा होता है। तो इन्हीं पानी के परत को पूछा जा रहा है, तो इन पानी की परत को हम वाटर टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ पे वाटर टेबल होगा वहीं राइट आंसर हो जाएगा जल तालिका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो ये जो है कि रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर आए थे, या बारिंद्र कुमार घोष, या शरत चंद्र बोस, या चित्तरंजन दास? तो ये रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर ही पूर्वी एशिया आए हुए थे। तो इसका राइट आंसर 37 नंबर का ए हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? शिवालिक श्रेणी रेंज, असम हिमालय, पूर्वांचल श्रेणी रेंज, या कुमायूं हिमालय? तो इन चारों में जो शिवालिक है, यहीं नदियों के तलछट लाए गए अवसादों के निक्षेप से इस श्रेणी का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं। 39 नंबर। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? फाल्टा पश्चिम बंगाल, कांडला गुजरात, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, या सांता क्रूज महाराष्ट्र में? तो ये 39 नंबर का जो सही सवाल हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी पर जा सकते हैं, कांडला गुजरात में हुआ था। आगे देखते हैं। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो अल नीनो के शब्द का अर्थ होता है चाइल्ड क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह का लड़का या
बालक, अल्नीनो बालक और लानीना इस बालक की बहिन है, तो कर दे मुश्किल जीना अल्नीनो और लानीना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी के रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? सोनोरोन रेगिस्तान दिया है, नामीब रेगिस्तान, अटाकामा का रेगिस्तान, रब अल खाली रेगिस्तान। तो थार में भी ऊंचे ऊंचे रेत के टीले तो मिलते हैं, लेकिन बहुत कम ऊंचाई होती है उनकी, जैसे 20 से 30 मीटर 25 मीटर तक हो सकती है, लेकिन यहाँ 250 मीटर की बात की जा रही है। तो रब अल खाली रेगिस्तान ऐसे ऊंचे ऊंचे रेत और टीलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 41 नंबर का डी। 42 नंबर से आते हैं, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? अच्छा, हिस्सा नहीं पूछ रहा है, यह हिस्सा नहीं था। 4 शहर कौन कौन से थे मालूम है? तो कोलकाता था, मुंबई था, दिल्ली था, चेन्नई था। ये चारों शहर तो थे, लेकिन ये 5वां शहर बेंगलुरु आ गया और यह बेंगलुरु नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आगे चलते हैं, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और बहुत सफल रहा? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोजगार, खाद्य उत्पादकता आदि की योजनाएं जो है कि लाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर का डी। आगे देखते हैं 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, M विश्वेश्वरैया या डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग? तो इन चारों में जो M विश्वेश्वरैया है यही भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक माने जाते हैं, जबकि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग तो कृषि क्रांति से संबंधित रहे। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वाह भाई वाह, कितना बढ़िया सवाल दे दिया। सुकुमार सेन रहे होंगे, तो ये सुकुमार सेन इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल है? तो अनुच्छेद 39 में यह पारिश्रमिक अधिनियम की बात की गई है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों को समान जो है कि भुगतान किया जाएगा उनके परिश्रम का। तो इसका जो ये अध्याय होगा, ये अध्याय फर्स्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला चलते हैं, GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? इनपुट क्रेडिट कर, ऑनलाइन अनुपालन संरचना कर या गंतव्य आधारित कर? तो इनका जो इनपुट क्रेडिट कर है ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? पशुधन, पशुपालन, साइबर कानून, व्यापार और वाणिज्य? तो ये जो साइबर कानून है ये बाद में बनाया गया कानून हो, तो यही जो अवशिष्ट शक्तियों के रूप में साइबर कानून है, और इस प्रकार की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के हाथों में ही निहित होती है। आगे देखते हैं, 49, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? स्टारफिश, स्पंज, हाइड्रा या जेलीफिश? तो इसमें जल संवहनी तंत्र पूछ रहा है, स्टारफिश, हाइड्रा, स्पंज या जेलीफिश? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पंज। आगे देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? चालक का पदार्थ, लंबाई, इसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के विपरीत या चालक की आर्द्रता? तो इन चारों में जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा लंबाई। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। यहाँ राज्यपाल की बात की जा रही है, तो इसलिए अनुच्छेद 75 हो जाएगा, 175। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, भारतीय कानूनी संस्थान, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी या राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सिनैप्स, अक्षतंतु, ये क्या है, डेंड्राइट और आवेग। तो इसका जो सिनैप्स होगा, इसका ये सिनैप्स के नाम से ही ये जाना जाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। 1/9, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 प्लस 1/72। यदि 1/9 को हटा दीजिए तो 2 × 3 = 6। अब फिर उसके बाद इसको हल करने पर आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। 54 नंबर का क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। 55 एक्स के किस मान के लिए कथन x/21 × x/179 बराबर 1 सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर 63 हो जाएगा। ये रहा 63। आगे बढ़ते हैं। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड या बेंजोइक एसिड। तो कच्चे आमों में ये टार्टरिक एसिड पाया जाएगा। 57 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? मैनोमीटर, पीजोमीटर, बैरोमीटर या गेज एडेप्टर। तो ये पीजोमीटर का प्रयोग पानी के नमूना के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं 57 नंबर, 58, 59 नंबर से इसको हल करना है। हल करने पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा 0.8। बी इसका सही आंसर हो जाएगा 0.8। गीता की राह में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ गीता सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उनका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा? सभी को जोड़ करके औसत निकालने की बात की जा रही है। तो 60 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 56.5 किलोग्राम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? गिरने से कुछ ही बची इमारत को क्या कहते हैं? ध्वंसावशेष। बी, पूर्णिमा की रात, कुहू। शिव का धनुष, पिनाक। हाँ, शिव के धनुष को तो पिनाक कहते हैं। अच्छा, नहीं है, सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो तो ऊसर कहते हैं। ठीक, शिव के धनुष को पिनाक, ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो उसको ऊसर कहते हैं। गिरने से कुछ ही बचा इमारत को ध्वंसावशेष कहते हैं। बिल्कुल सही। तो यही जो बी ऑप्शन बचा यही गलत होगा इनमें से। तो पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं कहा जाता है, पूर्णिमा की रात को राका के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। हाथ को हाथ न सुझाना मुहावरे का अर्थ क्या है? असमंजस में पड़ना, जी नहीं। कुछ काम न सूझना, जी नहीं। बहुत घना अंधेरा होना, हाँ जी बिल्कुल। बहुत घना अंधेरा होना, यहीं से इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत घना अंधेरा होना। आगे बढ़ते हैं। पितृ इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पितृ इच्छा के योग से पितृक्षा बनेगा, पितृक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पितृक्षा। आगे देखते हैं 64 नंबर का सवाल। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी, तरंगिणी मतलब नदी या सरिता कह सकते हैं, शब्द के पर्यायवाची हैं? ललना, रमणी, सरिता। सरिता तो है, रमणी नहीं। आगे देखते हैं। वनिता, कामिनी, आपगा, जी नहीं। सरिता, तटीनी, निम्नगा, हाँ बिल्कुल यही सही है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सरिता, तटीनी और निम्नगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? बाणभट्ट, कादम्बरी का। जयशंकर प्रसाद, लोकयातन, जी नहीं। वात्स्यायन, कामसूत्र। मुंशी प्रेमचंद्र ने गोदान लिखा था। वात्स्यायन का कामसूत्र था। तो इसका जो
कह रहा है युग्म गलत है। अच्छा, युग्म गलत पहचान करना है तो 65 नंबर का जो युग्म जो गलत होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद का लोकयातन। जयशंकर प्रसाद ने लोकयातन नहीं लिखा था, लोकायतन या लोकयातन कह लीजिए। बाणभट्ट तो कादम्बरी का है ही। मुंशी प्रेमचंद का गोदान है, वत्स्यायन कामसूत्र। आगे देखते हैं 66 नंबर अंग्रेजी आ गया है। पुट द करेक्ट आर्टिकल, यानी कि इसमें करेक्ट आर्टिकल लगाना है कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे सही होगा। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक। तो प्रेसिडेंट है तो उसके आगे तो द लगभग करेगा तो द प्रेसिडेंट हो जाएगा, इसका करेक्ट आर्टिकल द हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 67 नंबर का, ये हो जाएगा आपका लेप्टोमैनिक, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीड द, अच्छा 68 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लगाना है करेक्ट कि विराट प्लेज क्रिकेट फुटबॉल, यानी कि विराट क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलता है। तो विदिन तो होगा नहीं, विदिन मतलब क्रिकेट में फुटबॉल तो होगा नहीं, ठीक। आफ्टर नहीं, आफ्टर भी नहीं होगा। बी साइड और बी साइड, दो ठो बी साइड दिया तो बी साइड नहीं, बी साइड्स के साथ साथ बी साइड्स हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 69 से 70 दो क्वेश्चन क्या है, ये पैसेज दिया हुआ है, इन पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इन्हीं पैसेज में से ही आपको आंसर देना है। और क्वेश्चन 69 का ये रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्ब्लम। तो ये नेशनल एम्ब्लम यानी कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसको हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि इस अशोक स्तंभ चिन्ह में इन जानवरों में कौन सा जानवर नहीं है। तो टाइगर तो है, 3 ठो मुड़ी आगे दिखता है, 1 ठो पीछे दिखता है। और घोड़ा और बुल, दाहिने तरफ घोड़ा है, बाएं तरफ बुल है, तो ये हाथिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथी। कह रहा है इज एनिमल इज नॉट, पूछ रहा है एनिमल इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्ब्लम। आगे देखते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्ब्लम। हाँ, सेंटर में पूछ रहा है, तो सेंटर में जो है उसके जो है कि ये चक्र है, जो राष्ट्रीय चिन्ह के जो बीच में है वो क्या है, वो धर्म चक्र है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये तो जीएस का सवाल है, जीके का सवाल है, आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर 71 नंबर। 15 बच्चे एक व्यक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सौरव राधा की निकटतम बाईं ओर है और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ए बी सी डी में कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो राधा और विमल के बीच 4 बच्चे हैं। राधा दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। सौरव और विमल के बीच 5 बच्चे हैं। विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, तो 13वें स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राधा दाएं से छोर से 7वें स्थान पर है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में 2 कथन और 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कौन सा क्वेश्चन है? 75 नंबर क्वेश्चन है। कथन है, कथन 1 कथन 2 दिया गया है। अब 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से कौन सा सही है? तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये यदि कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है, तो कथन 1 कारण हो सकता है और कथन 2 इसका प्रभाव हो सकता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आयोग जो भी मान ले अलग बात है। आगे देखते हैं कौन सवाल है, कहाँ गया? 75 के बाद 80, अरे 76। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है? 76 नंबर का क्वेश्चन है। श्री भूपेंद्र यादव, श्री जी किशन रेड्डी,
श्री अमित शाह, श्री कुशविंदर बोहरा। तो इन चारों में जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, श्री कुशविंदर बोहरा ने ये फ्लड वॉच लॉन्च की है। डी इसका सही ऑप्शन। आगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? कृति मंदिर, गांधी दर्शन, महात्मा मंदिर या गांधी बाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर का, वो है गांधी दर्शन। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? दुनिया भर का सवाल दे रहा है, नीचे से इसका सही सवाल यही है कि 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 78 का सी, मतलब ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। तो डी मुंबई से किया गया था। आगे देखते हैं 79, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो इसका जो सवाल है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। तो यही ये ऑप्शन सही हो सकता है इसका, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय हो सकता है। आगे देखते हैं 80 नंबर के सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित, अच्छा ललितपुर नेपाल में आयोजित, अच्छा ललितपुर नेपाल, अच्छा ये नेपाल में ललितपुर एक अलग से है। नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ। एनपी सऊद, संदूक रोहित, पुष्पकमल दहल, डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। तो 80 नंबर का जो सही सवाल हो जाएगा ये हो जाएगा, ये डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल हो जाएगा। अच्छा, एक ललितपुर तो उत्तर प्रदेश में भी है और यह ललितपुर यूरेनियम के भंडार के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है। आइए देखते हैं आगे। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? लीजिए भाई, सवाल तो लास्ट में दिया हुआ है कि निम्न में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची, यही देखिए सवाल है। बाकी ऊपर तो एक कहानी दिया हुआ है कि आप लोग थोड़ा सा कहानी पढ़े और थोड़ा समय आपका जाए, यही पूछ रहा है। चलाने योग्य सड़क कौन सी है? तो उमलिंगला दर्रा, माना दर्रा, लिकारू मुंगला फुकेचू रोड, खारदुंग ला दर्रा। तो इनका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, उमलिंगला दर्रा। आगे देखते हैं 81 के बाद 82, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यह कार्यक्रम जो है कि लॉन्च किया गया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर चलते हैं, 83 नंबर, 83 सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्वी एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? वियतनाम, कंबोडिया, नेपाल, म्यांमार, जाकर्ता इंडोनेशिया या डी का है बैंकॉक थाईलैंड। तो इसका 83 का यही जाकर्ता इंडोनेशिया वाला है, तो इसका राइट आंसर जाकर्ता इंडोनेशिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर, उस दिन का नाम बताया जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को हर साल जो मनाया जाता है वो बचत की बात कर रहा है, तो बचत के हिसाब से ये संचय वाला हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। तो संचयिका दिवस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 85, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? अच्छा, नया सदस्य नहीं बना, इथोपिया, ईरान, क्यूबा, सऊदी अरब। तो इसमें जो क्यूबा है ये चीनी कटोरा है, यही नहीं बना है। आगे देखते हैं, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल कमिटी फॉर क्रेडिट रिजर्व, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिजर्व। इन
चारों में से कौन सा सही है? तो इन चारों में से जो सही है वो है इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं। खसाबा दादा साहब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तैराकी में, एथलेटिक्स, कुश्ती या शूटिंग में? तो ये जो खसाबा दादा साहब जाधव थे ये कुश्ती के लिए जो है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। आगे देखते हैं 88 नंबर। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था और इसका सम्मेलन जो है कि इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी? बहुत बढ़िया सवाल पूछा हुआ है। ये तो पहले बात तो ये कि पहले यही मालूम हो जाए 89 नंबर का कि भारत की पहली नियोजित आधुनिक शहर थी कौन? तो जान लीजिए कि भारत की जो पहली नियोजित आधुनिक शहर थी वो शहर थी चंडीगढ़। चंडीगढ़ को 1950 के दशक में नियोजित तरीके से बनाया गया था और इसको बनाने में जो बनाने वाले जो आर्किटेक्चर थे फ्रांस से के रहने वाले थे, फ्रांसीसी आर्किटेक्चर थे और उनका नाम था ली कार्बुजियन। नाम मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। ली कार्बुजियन, तो ली कार्बुजियन ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के थे, फ्रांस के एक आर्किटेक्चर कह सकते हैं। तो ली कार्बुजियन ने ही सर्वप्रथम भारत में ये चंडीगढ़ राज्य को जो है कि चंडीगढ़ को जो है कि आधुनिक तरीके से बनाया था। तो बस यही बात है कि पूछ रहा है कि आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बस हरियाणवी हो जाएगी, चंडीगढ़ हरियाणा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? या हरियाणवी भाषा नहीं होगी तो पंजाब भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। इसको आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? हिंदू कोड विधेयक, दहेज निषेध विधेयक, PEPSU विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। हाँ, यही भारतीय डाकघर में किया गया था। राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के रूप में किया। चलिए 92 पर चलते हैं। 91 नंबर। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? तो इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला, वर्णावत। तो इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली है, यह तो यमुना नदी किनारे है। तक्षशिला तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में है जो पाकिस्तान की तरफ है। अब बचे वर्णावत या ब्रह्मावर्त, तो इनमें से है ब्रह्मावर्त सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय ये गोवा में है, जिसके साथ अरे गोवा दिया ही नहीं, अच्छा दिया तो है लेकिन गोवा के साथ कुछ लगा तो यहीं इसी को आंसर मान लीजिए, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, लाला लाजपत राय ने, लाला हरदयाल ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक ये लाला हरदयाल के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर जोड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, जावा सागर को हिंद महासागर से जो जोड़ने वाली जल डमरू मध्य उसको सुंडा जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। और यह सुंडा जल डमरू मध्य जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त भी है सुंडा गर्त। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यह पिथौरा का अर्थ है। तो पिथौरा का क्या अर्थ होता है? अग्नि के देवता या अन्न के देवता या लकड़ी के देवता या वन के देवता। तो इसका जो पिथौरा का जो सही आंसर है वो है लकड़ी का देवता।
और कहीं पत्थर का देवता दिया होता तो बहुत लोग पत्थर के देवता मार देते पिथौरा समझ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 से 100 गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश पढ़ लीजिए। और हाँ, ये पूरा हिंदी है, ये कर लेते हैं खटाक से। मानवता कब खिल उठती है? जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है, जब एकाधिक धर्मों को मानने वाले साथ रहते हैं, जब सभी में स्थित एक परमात्मा को ही एकमात्र सत्य स्वीकार किया जाता है, या जब सभी का आध्यात्मिक विकास होगा। तो 96 का है जो राइट आंसर हो जाएगा। जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। तो मानवता कब खिल उठती है? जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। तो ये गद्यांश पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो थोड़ा व्यवहारिक और सामाजिक चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। अच्छा, 3 चीज़ पूछा जाए, उपसर्ग कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय तो ई को हो जाएगा। तो ईक प्रत्यय देखिए कहाँ कहाँ लगा है, ऐसे देख लीजिए। इसमें ईक प्रत्यय, इसमें ईक प्रत्यय और इसमें लगा है। तो बी वाला तो ये गलत हो गया पहले से, इसको हटा दीजिए। अब उसके बाद उपसर्ग, आध्यात्मिक में उपसर्ग कौन सा है? तो अधि उपसर्ग है। तो अधि कहाँ कहाँ लगा है? तो देखिए ये भी यहाँ आधी है तो ये कट गया, अध्य है ये भी कट गया। तो ये जो बचा ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है। तो और लग गया है ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर और लग गया है। तो और लग गया तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था, केवल हिंदू धर्म की पूजा पद्धति सही है? जी नहीं, सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपतजा जायज़ और स्वाभाविक है। हिंदुओं को भारत में रहने और अपना धर्म पालन करने का अधिकार है? ऐसा तो नहीं है। भारत में केवल एक धर्म का पालन होना चाहिए? जी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, केवल हिंदू धर्म? जी नहीं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर और अंतिम क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको और इसी तरीके से कुछ जानकारी मिलती रहे। 100 नंबर क्वेश्चन है, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? प्राणघातक पूछ रहा है तो गद्यांश से ये मिल जाएगा। प्राणघातक की बात की जा रही है। तो भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन करना आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? ऐसा नहीं है। भारत में अनेक धर्मों का पालन करना क्या यह घातक होगा? ऐसा नहीं। भारत में एक से अधिक धार्मिक विश्वासों को अपनाना, पिछड़े लोगों पर अन्याय करना, यह आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछड़े लोगों पर अन्याय करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ये 28 अक्टूबर 2023 को सेकेंड मीटिंग में संपन्न हुई यूपी पीईटी परीक्षा का यह क्वेश्चन पेपर है, जिसको आज हम लोगों ने अभी हल किया है। और यह उत्तर लगभग इसका सही उत्तर दिया गया है। हाँ, हो सकता है 2-4-10 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। इसी तरीके की अन्य जो है कि वीडियो पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।